नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज एक ऐसे मेहमान से आपकी खास मुलाकात कराएंगे जो एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो बहुत संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। कृषि निर्यात उनका विभाग है। दिनेश प्रताप सिंह का मैं बहुत स्वागत करता हूं। के न्यूज़ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मैं उनको दूंगा कि मंत्री जी लगातार चीज़ों को कर रहे हैं। और कुल मिलाकर दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से आते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू की, एमएलसी रहे, तमाम पदों पर रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने एक तरीके से एक नई राजनीतिक पारी शुरू की और उस पारी में भी दिनेश प्रताप सिंह एक सफल राजनेता कहे जाएंगे। कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी में उनका ट्रांसफॉर्म जो हुआ वो भी उसकी भी एक कहानी है, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली, वहाँ से दिनेश प्रताप आते हैं और कभी गांधी परिवार के बहुत खास रहे हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। दिनेश प्रताप, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपको के न्यूज़ को समय देने के लिए। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका विभाग जो कृषि निर्यात का विभाग है, बहुत अहम विभाग है और उस विभाग के राज्य मंत्री पहली बार मंत्री बने और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। आपके नेतृत्व ने आप पर विश्वास किया, मुख्यमंत्री का आप पर विश्वास है। कृषि निर्यात को लेकर क्या धारणा रखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि की निर्यात की क्या संभावनाएं हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और चाहे मोदी की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो, किसानों के लिए वो काम करते नजर आते हैं। तो कृषि निर्यात को लेकर क्या कार्य योजना है, किस तरीके की चीज़ें आपने विभाग का कार्यभार संभालने के बाद आगे कंसीव की हैं? दिनेश जी। दुर्गेंद्र जी, मेरे विभाग का पूरा नाम है, मैं उद्यान विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हूँ और कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात ये हमारे विभाग के सही नाम हैं जी। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिनके आशीर्वाद और भरोसे ने हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि उद्यान विभाग जो हमारा मुख्य विभाग है, उद्यान विभाग के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करने के लिए लगातार प्रवास कर रहा हूं, दौरे कर रहा हूं और मैं समझ सकता हूं कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर में हैं। जो लोग अपने गांव को 2-4 बीघे के किसान होते हुए भी गांव को छोड़ करके चले जाया करते थे बाहर शहरों में बड़े कमाने के लिए, उनके लिए उद्यान विभाग उनकी चौखट पे जा करके कहता है कि आप अगर 1.5 बीघे भी, अगर 1 एकड़ भी खेती करेंगे तो 8-10 लाख रुपए की आय आपको होगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उद्यान विभाग आपके साथ में है। तो निश्चित तौर से मैं उद्यान मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि आज उद्यान विभाग हमारा उत्तर प्रदेश के हर न्याय पंचायत स्तर पर खुद जा करके, चाहे वो डीएचओ हो, चाहे डीएचआई हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, सभी सप्ताह में एक दिन गांव में जाते हैं और एक न्याय पंचायत में वो चौपाल लगाते हैं गांव के बेरोजगार लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर के, और उनको बताते हैं कि उद्यान विभाग इस तरह से उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी कर सकता है, चौगुनी कर सकता है और एक बेरोजगार की रोजगार की बहुत संभावनाएं हमारे विभाग में हैं। तो मैं अपने उद्यान विभाग के माध्यम से भी और कृषि विपणन, कृषि निर्यात और कृषि विदेश व्यापार, इन तीनों विभागों के माध्यम से जो उत्पाद हमारे किसान भाई तैयार करते हैं उसके लिए अच्छी मार्केटिंग का भी पूरी तरह से इंतजाम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब उत्तर प्रदेश का किसान अपनी आय को दोगुना करने के लिए उद्यान विभाग और कृषि विभाग और विपणन विभाग तीनों को मिला करके
निश्चित तौर से आय अपनी बढ़ा सकेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं। जो आपके विभाग हैं, उद्यान विभाग है, कृषि विपणन है, विदेश निर्यात है, और तमाम जो आपने कृषि को लेकर आपके जो विभाग है बेहद महत्वपूर्ण है। और उद्यान विभाग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, उद्यानीकरण के क्षेत्र में। आपके मंत्री पद संभालने के बाद आपने कहा कि मैं नए पंचायत स्तर पर जा रहा हूँ, ग्राम पंचायत स्तर पर जा रहा हूँ। क्या किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि दो विभाग एक तरीके से कहेंगे आपके पास हैं, उद्यान भी और कृषि निर्यात और प्रोत्साहन, और जो आपके पास पूरा एक लंबा चौड़ा विभाग है दूसरा भी। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। किसानों की आय क्या अब तक दोगुनी हो गई है? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा था, वो एक मेरा पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि किस तरीके से आम किसान, मान लीजिए मैं एक किसान हूं या दिनेश प्रताप सिंह एक किसान है, और वो जाते हैं कि भाई मैं 1 एकड़ का या 4 बीघे का या 5 बीघे का 3 बीघे का किसान हूं, और जो अन्ना पशु हैं जिनकी समस्या भयानक रूप से इस समय है, वो हमारा अनाज और पूरा हमारा जो फसल वो चर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। हम अपने आप को कैसे, सरकार हमारी कैसे मदद करेगी? ये दो बड़े अहम प्रश्न हैं। फिर इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किसानों के लिए एक बड़ी समस्या हमारे निराश्रित गोवंश थे, जिनके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है। और मैं समझता हूं आने वाले 6 माह के भीतर निराश्रित गौवंश से किसी किसान को कोई असुविधा नहीं होने पाएगी, ऐसी सरकार की व्यवस्था हो रही है। और मैं अपने उद्यान विभाग के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि आय बढ़ गई है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बढ़ेगी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम किसानों की आय बढ़ाने में सफल होंगे। क्योंकि अभी तक उद्यान विभाग में जो सक्रियता होनी चाहिए थी शायद नहीं रही है। इसके कारण थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। अब इस समय जो है हमारे विभागीय अधिकारी और मैं स्वयं 75 जनपदों में 22 जनपदों का भ्रमण कर चुका हूं। किसानों के खेतों तक जाता हूं, मंडियों तक जाता हूं, कार्यालयों तक जाता हूं, फार्म हाउसेस तक जाता हूं, जहां पर हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैं वहां तक जाता हूं, जहां हम बीज तैयार करते हैं वहां जाता हूं। तो विधिवत जो है हमारा सुपरविजन हो रहा है और उद्यान विभाग निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि अपने किसानों की आय बढ़ाने में सफल होगा। और जो हमारे नौजवान भाई हैं उनके लिए प्रसंस्करण की छोटी से छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई तक जो है हम लोग 50 लाख तक का उनको सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। अगर वो अपनी कोई यूनिट लगाते हैं, छोटी सी छोटी, आप अचार मुरब्बा बनाने से लेकर के और कोल्ड स्टोरेज तक आप चले जाएंगे तो तमाम सारे उम्मीदें हैं कि हमारे विभाग से उन नौजवानों को एक अच्छा रास्ता और अच्छी आय का साधन हम लोग तैयार करने में सफल होंगे। और राज्य सरकार उन नौजवानों को जो बाहर प्रायः जाते थे, अब उनके गांव में ही, उनके खेतों में भी संभावनाएं तलाश करके उनको वहीं पर रोजगार और आय बढ़ाने का प्रयास करेगी। पिछली सरकार भी आपकी थी, 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, ये विभाग भी किसी के पास रहा होगा। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि भाई अब मैं कह सकता हूं कि अब आगे बढ़ेगी, अभी दोगुनी हो पाई कि नहीं आप मुतमईन नहीं है। इस साफ गोई के लिए कम ही लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप उन शख्स में से हैं कि साफ बात ज्यादा करते हैं और साफ बात पसंद करते हैं। दिनेश प्रताप जी, एक उद्यानीकरण को लेकर एक युवाओं को जो एक तरीके से गांवों से शहर की ओर जो पलायन होता है भयंकर रूप से, तमाम नौजवान आ जाते हैं, शहरों में रिक्शा चला लेते हैं, पुताई कर लेते हैं, लेकिन गांव में वो रोजगार नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। उनके लिए किस तरीके से आपका विभाग, जो उद्यानीकरण विभाग है, कृषि विभाग है, किस तरीके से सहायता करता है? उसके लिए क्या क्या नई योजनाएं हैं, क्या नई योजनाएं ला रहे हैं आप? दिगेन जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी
हमारे जब से दायित्व हमको मिले हैं तब से ही मैं अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जनता को, उत्तर प्रदेश वासियों को बता सकता हूं। उसके पहले जिसके पास दायित्व रहे होंगे उसको जानकारी रही होगी। जब तक हम दायित्वों का निर्वहन नहीं करते तब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं हम बता सकते हैं। और अब मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं, इसलिए मुझे अपने विभाग की पूरी जानकारी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उद्यान विभाग में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम नौजवानों को आकर्षित कर रहे हैं और अभी हमने रायबरेली जनपद में एक बड़ा किसान मेला का आयोजन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं कई राज्यों के किसान आए थे जो सफल किसान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी खेती की है। उन किसानों से मैंने रायबरेली वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को परिचित कराया है कि कुशीनगर में एक किसान ने 1 एकड़ खेती में 20 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी की उपज ली है। ऐसे ही उत्तम सिंह ने मधुमक्खी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। केले के क्षेत्र में किन किसानों ने अच्छा काम किया है। तमाम ऐसे जितनी फसलें हमारी हैं औद्यानिक क्षेत्र की, फूलों की खेती में किसने बढ़िया काम किया है, हल्दी की खेती में किसने अच्छा काम किया, अदरक की खेती में किसने अच्छा काम किया, पपीता और केले की खेती में किसने अच्छा काम किया है। ऐसे किसानों को ला करके मैंने उत्तर प्रदेश वासियों के बीच में उनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी उत्तर प्रदेश वासियों को कहलाया है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान इकट्ठा हुए थे। उत्तर प्रदेश नहीं, कम से कम 8 अन्य राज्यों के भी किसान आए हुए थे कि महाराष्ट्र में किसने कौन सी खेती अच्छी की है, कितनी लागत आई उसकी। महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसे तमाम राज्यों के हमारे किसान उपस्थित थे वहां पर रायबरेली के GIC मैदान में परसों। तो मैं समझता हूं जो संभव प्रयास है मैं कर रहा हूं। हमारे उद्यान विभाग से तमाम मशीनरी, जैसे हम ड्रिप इरिगेशन को उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि अब हमारे पास भूगर्भ जल का अभाव होता जा रहा है और कम अगर जल से हम अपनी खेती को पूरा कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो हम भूगर्भ जल का संरक्षण भी करते हैं। ड्रिप इरिगेशन हमारी जो है वो पूरा जड़ों तक जल पहुंचा देती है और पाइप के साथ में जड़ों, पानी के साथ साथ वो खाद भी उस पेड़ की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। अगर पहले हम खाद डालते थे तो बाहर पेड़ के पौधों की जड़ों के बाहर भी तमाम खाद जो है जाया चली जाती थी। अब हम अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करते हैं तो सीधे पौधों की जड़ों तक हम खाद भी पहुंचा देते हैं और पानी भी पहुंचा देते हैं, भूगर्भ जल को भी बचाते हैं और भूगर्भ जल के साथ साथ हम पोषक तत्वों को सीधे जड़ों तक पहुंचा देते हैं। हम तमाम ऐसी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के जवानों को, किसानों को, कि वो ऑर्गेनिक खेती करें, औषधि खेती करें। तमाम औषधि खेत में बहुत स्कोप है और हमने उनके लिए जितना भी कंसल्टेंट थे, जितने वैज्ञानिक थे, मैं देश भर के वैज्ञानिकों को मैंने रायबरेली में इकट्ठा किया और आगे फिर से लखनऊ में एक बड़ा हम सम्मेलन इस आशय का करेंगे कि कहां कहां, जैसे मान लो इजराइल के लोग हैं, इजराइल की तकनीक खेती के क्षेत्र में जो भारत को उपलब्ध करा रही है, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा रही है। इजराइल में लोग वर्टिकल खेती करके जो है एकड़ और हेक्टेयर को नापते हैं। हम लोगों के पास तो समतल भूमि है। जी। तो ये इजराइल को लेकर कोई उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है कि जल्द कोई ऐसा समझौता होगा जिससे कम से कम उन्नत जो विश्व में जिस तरीके की तकनीक और जिस तरीके के नए नए प्रयोग हो रहे हैं उनको लेकर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार, आपका विभाग कोई इस तरह की कार्य योजना बना रहा है मंत्री जी? इजराइल से किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है। इजराइल भारत का मित्र देश है और लंबे अरसे से इजराइल और भारत दोनों एक दूसरे का हर क्षेत्र में सपोर्ट करते आ रहे हैं। इजराइल के लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में अपनी तकनीक को साझा करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 जगहों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडो इजराइल तकनीक से हम लोगों ने स्थापित किया है उद्यान विभाग ने, जो वर्तमान में संचालित हैं। और वो लोग इजरायलीज आकर के हमको समय समय पर उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गाइडेंस देते हैं और उनके गाइडेंस में हम लोग संचालित करते हैं। तो इजराइल का हमको मार्गदर्शन और उनकी तकनीक का सहयोग पहले से मिल रहा है और भारत तमाम मामलों में इजराइल के सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इजराइल के बीच में किसी समझौते की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। हमको इजराइल के लोग आए थे
जो वहाँ के हेड ऑफ द हॉर्टिकल्चर्स हैं, और उन्होंने आमंत्रित किया है। मैं शीघ्र इजराइल जा करके वहाँ की तकनीक को ला करके उत्तर प्रदेश के किसानों को भी देने का काम करूंगा। थोड़ा सा फारिग होने के बाद मैं इजराइल दौरा खुद भी करने वाला हूँ। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो आपसी दो देशों का जो सहयोग है निर्यात में, नई नई तकनीक में, इस्तेमाल में, ये बहुत अच्छी बात है। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने कम से कम एक कार्य योजना बनाई और आप स्वयं भी कह रहे हैं कि हम इजराइल का दौरा करेंगे, जाएंगे, समझेंगे। तंबाकू, हींग, चिकोरा आदि का क्लस्टर बनाने की बातें चल रही थी। कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनका हम बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं? और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से भी पिछले दिनों बात हो रही, तो उन्होंने भी कई योजनाएं इस तरह की उत्तर प्रदेश को लेकर बताई थी। तो केंद्र के सहयोग से वो कौन योजनाएं हैं? उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में निर्यात की किस तरह की जो कृषि निर्यात है उसकी किस तरह की संभावनाओं को आप देखते हैं, और इसके लिए आपका मंत्रालय, आपका विभाग और व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी? देखिए, हम शहद उत्पादन में अग्रणी हैं और शहद का हम निर्यात करते हैं उत्तर प्रदेश से। हम हिंदुस्तान में केला सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उगाते हैं, और हम उत्तर प्रदेश के लोग G9 केला जो कम पाया जाता है लोगों में, इस समय हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उसकी बहुत अच्छी खेती होती है जी। हमारे झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी और अदरक की बहुत अच्छी खेती होती है। उसको हम लोग क्लस्टर बना करके कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर खेती हमारे बुंदेलखंड में किन चीज़ों की हो। जैसे हम लोगों ने देखा है, खजूर भी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि बुंदेलखंड में खजूर का भी क्लस्टर डेवलप करें जो 2 साल में फसल दे देता है। हम बाहर से खजूर के पेड़ ला करके और बुंदेलखंड के किसानों को उपलब्ध कराने वाले हैं, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें। हम नींबू, अनानास, नाशपाती और ऐसी खेती भी जो नींबू की तरह की खेती है, वो हम लोग यहाँ पर किन्नू है वहाँ पर लगाया जा रहा है। बेर की खेती हो रही है बहुत अच्छे से बुंदेलखंड में। तो तमाम ऐसी चीजें हैं बुंदेलखंड में हम लोग जिनको बढ़ा करके बुंदेलखंड के इस कलंक को, जो कि बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि अनुपजाऊ भूमि है, आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे दिया और जल जीवन मिशन के तहत वहां पानी जो बिल्कुल नहीं मिलता था, पानी की उपलब्धता वहां आज की तारीख में हो गई है। चाहे वो पेयजल हो और चाहे सिंचाई का पानी हो, दोनों रूप में बुंदेलखंड को उपलब्ध हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बुंदेलखंड आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में अब और राज्यों और राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति बुंदेलखंड में भी किसान विकसित होंगे। इसका मतलब ये है कि आप बुंदेलखंड को एक स्पेशल जोन के रूप में आप ले रहे हैं और एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। जैसे खजूर की बात कही, तो खजूर अपने आप में बड़ा, वहाँ पर खजूर उगाना बड़ा दुर्लभ काम होगा। आप ये अपने आप में अगर हमारे उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में काम नहीं होगा जी। हमारे पड़ोस में अगर मान लीजिए कि लखनऊ के पड़ोस में 200-250 किलोमीटर हमारे जो बुंदेलखंड का सीमा शुरू हो जाती है 200 किलोमीटर से, तो वहाँ अपने आप में अभी पानी का भयंकर संकट रहा है। अब जल जीवन मिशन से कुछ राहत मिल रही है। बुंदेलखंड में कहावत है कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। एक कहते हैं, हमने बुंदेलखंड के बहुत सारे दौरे किए हैं, पानी इतना इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। वो कहती गगरी मीलों दूर से वो पानी लाती हैं महिलाएं खोपड़ी में मिट्टी की जो गागर रख कर, और वो कहती हैं इस बात के गाने गाती हुई, वो वहाँ के बुंदेलखंडी लोकगीत गाती हैं कि पानी इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो जल जीवन मिशन निश्चित तौर पर ये करेगा। लेकिन बुंदेलखंड में खेती को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह चीज़ें आप कर रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशली खजूर के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और क्या उसके लिए कोई कार्य योजना बनी और शुरू हो गई है या अभी शुरुआती स्तर पर है मंत्री जी? नहीं, हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। देखिए, परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी। हम लोग परिश्रम करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर राजस्थान में हम खजूर की खेती कर सकते हैं तो बुंदेलखंड में कर सकते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं। और मैंने देखी कि राजस्थान के किसान बहुत अच्छे से खजूर की खेती करने लग गए हैं, तो उनसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कि हम अपने बुंदेलखंड में खजूर की खेती, खजूर के अलावा भी और तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पर देखा है कि हमारी
अदरक की खेती बहुत बड़ी खेती के रूप में होती थी। किन्हीं कारणों से किसानों की थोड़ा सा कुछ दिक्कत के कारण कोई रोग एक आ गया जिसके कारण बंद हो गई। तो मैंने अपने सारे वैज्ञानिकों को वहां लगा दिया और उसको ढूंढ करके कि कौन सा रोग उसमें लगता है, उसको वो लोग उसकी दवा का इजाद भी करेंगे और फिर से हम वहां पर अदरक की खेती करेंगे। भाई दुर्गेश जी, मैं कह रहा हूं कि बुंदेलखंड में एक बार बुंदेलखंड पैकेज के रूप में आया था, बहुत पब्लिक मनी आई थी, 63 करोड़ की मंडियां समाजवादी पार्टी की सरकार में बुंदेलखंड में स्थापित की गई और वो आज भी निष्प्रयोज्य है। मुझे उम्मीद है कि अब वो मंडियों में कोई कभी जाएगा नहीं। इतनी अनुपयोगी मंडियां बनाई गई, बिना किसी सोच के पब्लिक मनी को फेंक दिया गया है। उन मंडियों में कोई जाता नहीं है। जैसे मान लो महोबा की मंडी है चरखारी में बनी हुई, तो महोबा मंडी से अगर 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके बना दिया तो महोबा का न तो कोई किसान वहां जाता है और ना ही कोई व्यापारी वहां पर मंडी में व्यापार करने जाता है। तो पहले जनता की गाढ़ी कमाई की चिंता करने वाली सरकार नहीं थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहां पर बुंदेलखंड पैकेज का दुरुपयोग किया। अगर बुंदेलखंड का उस स्तर का पैकेज अब अगर मिल जाए तो इस समय जो ईमानदारी से सरकारें काम कर रही हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड अब सोने की चिड़िया की तरह हो सकता है। और मेरा प्रयास होगा और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि बुंदेलखंड को अब कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। बुंदेलखंड एक उद्यानिक क्षेत्र में भी और कृषि क्षेत्र में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश की भांति ही दिखेगा। बड़ी महत्वपूर्ण विषय आपने उठा दिया। मैं आने वाला था मंडियों की तरफ, लेकिन स्वतः ही आपने उठा दिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा इस विषय पर कि क्या आप अपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से केंद्र सरकार को ये अनुरोध भिजवाएंगे कि भाई बुंदेलखंड का पहले जो पैकेज आया वो दुरुपयोग हो गया, कम से कम सदुपयोग के लिए कुछ पैसे हमें दे दो। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा, समाजवादी पार्टी के लोगों का आपने नाम लिया है तो फिर हम उस पर सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई ये तो अंबानी अडानी को किसानों के खेत भी गिरवी रखवाए दे रहे हैं और इसी जो कृषि कानून आए थे वो इसी को लेकर आए थे और जगह जगह कानून आए नहीं थे, वेयर हाउसेस बन गए थे। तो वो कह रहे हैं मंडी खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेयर हाउसेस बनवा दे रही और सब कुछ गिरवी रखे दे रही 2-4-5 उद्योगपतियों के हाथ। तो आप कह रहे हैं मंडी उपयोगी नहीं, वो कह रहे हैं आप लोगों की मनसा ही नहीं मंडी चलाने की। दुर्गेश जी, वैसे तो ये विषय नहीं है कि कोई अडानी अंबानी को देश के किसानों की आय को उनके घर भेजने का कोई इरादा भारत सरकार का अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का है। लेकिन कम से कम अगर उनको दे भी दिया जाए वेयर हाउस बनाने के लिए, तो कम से कम वेयर हाउस से किसानों का लाभ तो होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने परिवार को खाली मंडी का ठेका देने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा फेंक दिया गया, जहां कोई आज भी चले जाओ, मैं सत्य कह रहा हूं, बुंदेलखंड में जितनी मंडी बनी है चित्रकूट को छोड़ करके बाकी कोई मंडी उपयोग की नहीं और कोई मंडी ऐसी नहीं जो 60-70 करोड़ से कम की मंडी हो। एक दुकान को बनाई जाती है 24 फीट हाइट की दुकान ऊंची बनाई जाती है। चौड़ी दुकान तो आप बना देते तो किसान के दुकानदार के काम आती, व्यापारी के काम आती। एक दुकान का 24 फीट हाइट पर स्लैब डालने का कोई औचित्य मुझे समाजवादी पार्टी सरकार बता दे कि इतनी ऊंची, केवल उसकी कास्ट बढ़ा करके अपने परिवार के ठेकेदारों को लाभ देने के अलावा दूसरा कोई विषय नहीं था। तो जो गाढ़ी कमाई के पैसा ठेकेदारी के माध्यम से अपने परिवार को लुटाने के लिए काम किया हो, और कम से कम ये सरकार अगर अडानी अंबानी को किसानों के हित के लिए दे भी देती है तो मैं नहीं समझता कि कोई अनुचित होगा। उस तरह का काम तो कम से कम नहीं ही उम्मीद कर सकती जैसा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में हुआ था। ना उस भारत सरकार ऐसा कभी कर सकती है, वर्तमान में मोदी सरकार ऐसा कर सकती है, और ना ही योगी सरकार ऐसा कभी कर सकती है जैसा अखिलेश यादव जी ने किया था कि पब्लिक मनी का बहुत दुरुपयोग किया है। दिनेश जी, अब ये जो दशा आपने देखी मंडियों की, ये केवल बुंदेलखंड में है या पूरे उत्तर प्रदेश में कमोवेश है? और क्या कोई विकल्प निकल नहीं सकता कि भाई हमारा आपका, हम आप पहले जनता हैं, बाद में मिनिस्टर और पत्रकार हैं,
तो हमारा आपका जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो चला गया, उसका कोई सदुपयोग, कोई रास्ता नहीं निकल सकता, या ध्वस्त ही की जाएंगी ये मंडियां, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अरबों रुपया बर्बाद होगा जैसा आप कह रहे हैं। तो क्या उसके सदुपयोग की कोई योजना आपके पास है, आपकी सरकार के पास है? बिल्कुल, मैं उनके सदुपयोग के बारे में चिंतित हूं और मेरा प्रयास है तमाम अन्य विभागों को, जैसे कि सहकारिता विभाग को मैंने पत्र लिखा है कि अगर आप उपयोग कर सकते हो इन मंडियों को तो कम से कम उनका भवन ही सुरक्षित रहेगा और हमारे मंडी विभाग को कुछ आय भी हो जाएगी किराए के रूप में। तो ऐसा मैंने माननीय सहकारिता मंत्री जी से अपेक्षा की है कि अगर आप बुंदेलखंड की वो मंडियां जो निष्प्रयोज्य हो करके बर्बाद और खत्म होने के कगार पर हैं, अगर सहकारिता विभाग भंडारण के लिए हमारी उन मंडियों का उपयोग कर सकता है तो हमने प्रयास एक किया है कि कम से कम उसका भवन तो बचाया जा सके किसी रूप में। 60-60, 70-70, 100 एकड़ में मंडियां बनी हुई हैं और वो निष्प्रयोज्य हो गई हैं, उन पर कोई जा नहीं रहा वहां, क्योंकि पहले किसी से राय नहीं ली गई, पहले वहां की उपयोगिता समझी नहीं गई। उनका तो मतलब बुंदेलखंड पैकेज को किसी तरह हजम करना था, बुंदेलखंड पैकेज को किसी तरह से खत्म करना था, यही केवल उनका उद्देश्य था। अगर वो पहले उपयोगिता को समझ करके, सर्वे करा करके, लोगों की राय लेकर के निर्माण कराते तो शायद किसानों के हक में बनी होती। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से बचाया जाए। वो पैसा जो खराब जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, उसका कुछ भाग तो हम उपयोग कर सकें राज्य सरकार के हित में और उत्तर प्रदेश वासियों के हित में। ठीक बात है। आपने एक रास्ता कम से कम निकाला कि चलिए सहकारिता विभाग को किराए पर दे दिया जाए और कम से कम कुछ तो रास्ता निकल आया। अब फिर प्रश्न वही मूल आ जाता है कि बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां ये मंडियां निष्प्रयोज्य हैं, तो जिनको आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी की पार्टी की सरकार ने अपने परिवार को पोसने के लिए या उस धन को हजम करने के लिए इस तरीके का अपराध किया है, बकौल आप। अब इन इलाकों में विपणन का संकट हो जाता है, मंडियां तो चली नहीं, तो किसान जो अपनी उपज है मेहनत से जो कर रहा है, बुंदेलखंड में दलहन का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, दालें बहुत बड़े पैमाने पर हों, फिर उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, क्या योजना आपके पास है? वो तो उनका जो कीमती जो उनकी उपज है वो टके टके में बिक जाएगी और आए फिर क्या, वो तो कर्ज लेकर, सूद लेकर कर्ज में डूब जाएंगे। और बुंदेलखंड में जो आवारा जानवरों की भी समस्या बहुत भयानक है। आप गए होंगे तो आपको सड़क पर लेटे हुए, पड़े हुए झुंड के झुंड जानवर मिले होंगे। वह ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ सेंट्रल यूपी या ईस्टर्न यूपी से ज़्यादा बुंदेलखंड में समस्या है। दिनेश जी, आप कभी मेरे साथ बुंदेलखंड का दौरा करिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं कह रहा हूं कि विपणन की समस्या कहीं पर नहीं है। इन्होंने मंडी के सपोर्ट में बड़ी मंडी बनाने का काम किया था। जो पहले से मंडी संचालित हैं, स्थापित हैं, वो मंडियां आज भी स्थापित संचालित हैं। किसी विपणन की कोई समस्या नहीं है किसी रूप में, वहां मंडियां ऑलरेडी चल रही है। मैंने एक नाम लिया था कि चित्रकूट की मंडी ठीक काम कर रही है, बाकी सब जगह मंडी गलत बन गई है। चित्रकूट की मंडी इसलिए ठीक काम कर रही है कि उन्होंने मंडी परिसर में ही नई मंडी का निर्माण कर दिया, तो वहां पर उपयोगी हो गई और वहां पर व्यवसाय भी हो रहा, किसान भी जा रहा और व्यापारी भी जा रहा। बाकी जगह पर जैसे महोबा मंडी जो पुरानी मंडी है वो आज की तारीख में संचालित है, स्थापित है, क्रियाशील है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो महोबा की नवीन मंडी का निर्माण कराया गया है, जिसका जो मद था बुंदेलखंड पैकेज के रूप में उसको बना दिया गया, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। विपणन की समस्या पूरे बुंदेलखंड में कहीं पर नहीं है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की कि कोई एग्जाम्पल पूरे बुंदेलखंड में विपणन को लेकर के समस्या नहीं है, कहीं पर किसानों की समस्या नहीं है। हम लोगों के द्वारा गांव गली में भी लाइसेंस दिए गए कि कृषि उपज जो है हमारे लाइसेंस होल्डर जो है खरीदेंगे, कहीं कोई बिचौलिए को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दुर्गेन जी, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये है कि अगर वो मंडियां वही बना दी जाती, नवीन मंडियां, तो मुझे लगता ज़्यादा बेहतर विकल्प होता। आपको शुभकामनाएं आपके विभाग के लिए। एक दो पॉलिटिकल सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद इस इंटरव्यू को विराम दूंगा। आप गांधी परिवार के बहुत करीबी व्यक्ति माने जाते थे रायबरेली में। ऐसा क्या स्पार्किंग हो गई, ऐसा क्या हो गया? आपको तो कहा जाता था कि भाई सोनिया गांधी रायबरेली को आपकी आंख से देखती हैं और अचानक
उस आंख में ऐसी कौन सी किरकिरी आ गई जो आपको पार्टी बदलनी पड़ी, विचारधारा बदलनी पड़ी? जहां तक मैं जानता हूं आप दूर कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं या मध्य मार्गी रहे हैं। बड़ा पुराना सवाल है, लेकिन इस समय एक पॉलिटिकल सवाल बनता है। बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो बहुत बाद में कांग्रेस पार्टी में आया और बहुत बाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ी। मैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी तक की बात कर रहा हूं। उनके कितने खास लोग हुआ करते थे, वो आज कहां हैं? अगर पूरे गांधी परिवार के लोगों की नीतियां अच्छी होती तो मोतीलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक जितने लोग उनके परिवार के साथ थे, वो आज की तारीख में कहां हैं? मैं तो उनके सामने कहीं टिकता भी नहीं हूं जो गांधी परिवार के पार्टनर तक के रूप में रहे हैं। इसका मतलब कि गांधी परिवार की नीतियां समाज के हक में नहीं है, इसलिए समाज छोड़ता चला जा रहा है। उसी का हिस्सा एक दिनेश सिंह भी है। तमाम सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, उनकी नीतियों से विमुख होकर के उनकी नीतियां समाज के हक में नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। वो अपने प्रभाव के कारण सत्ता पाना चाहती है, सेवा के बल पे नहीं चाहती। और अब कंपटीशन है राजनीति में, आदमी और मतदाता दोनों चाहता है जो हमारे दरवाजे पर सक्रिय होकर के मेरी सेवा करे, मेरा विकास करे, देश का विकास करे, देश को सुरक्षित रखे, हम उसके साथ रहेंगे। और ये काम गांधी परिवार ने कभी नहीं किया। वो चाहता था कि गांधी परिवार चाहता था कि पूरा देश उनके सामने नतमस्तक रहे, सब उनको प्रणाम करते रहे और उनको किसी को नमस्ते ना करना पड़े। मेरे हिसाब से आज के भारत में अब यह संभव नहीं हो सका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जहां गरीब और सफाई कर्मियों के पैर धो सकते हैं, इस स्तर तक सोचते हैं सम्मान देने का, इज्जत देने का, सेवा करने का, इस स्तर का भाव है। क्या इस स्तर का भाव गांधी परिवार से दुर्गेन जी, ये भारतवासी कभी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का भाव हमको देखने को मिलेगा? तो निश्चित तौर से अब मैं कह सकता हूं कि जो समाज सेवा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारें दे रही हैं, पार्टियां दे रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अब निश्चित तौर से यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों पर जा रही है। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पार्टियों को चलाते आए हैं, निश्चित तौर से कहीं न कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के अंदर समझ भी तो नहीं है। आप मुझे बताओ, आप उनसे कह दो कि चाची हमारा बेटवा बीमार है, तो अगर हम CHACHI लिख करके दे तब तो चाची समझ पाएंगी। आप ऐसे देश में नेतृत्व तो क्या चल सकता है क्या? दिनेश जी, राहुल तो चाची को जानते हैं, बीमार कह रही है। राहुल तो चाची और नानी को जानते होंगे, प्रियंका तो जानते होंगे। अरे उनको समझा दीजिए, सोनिया जी नहीं समझ में आ रही। राहुल की उत्पत्ति तो सोनिया गांधी से ही हुई है। और आप भरोसा करिए, इससे तो इनकार नहीं किया सकता, इससे इनकार नहीं किया सकता। कटोरी से खाने वाले लोग हैं। अच्छा दिनेश जी, एक और छोटा सवाल है। आप लोग राहुल गांधी को क्यों तंग कर रहे हैं? बार बार उनका उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं भाई? लगातार उनकी मां भर्ती हुई है, वहां पे बीमार हैं, और आप लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन कर रहे हैं आप लोग। आप मतलब आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपकी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, ये सवाल आपने उठाया है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि रायबरेली का रहने वाला हूं। सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती हैं, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं और ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी अस्पताल से भर्ती होकर के देश में आग लगाने का वक्त एक भी नहीं छोड़ रही हैं। अगर वो अस्पताल में भर्ती होती तो देश में आग लगाने का काम करती क्या? आप मुझे बताइए। उनका बयान ये नहीं आता कि मैं बीमार हूं, उनका बयान आता है कि ये जो नाराज लोग हैं हमारे अग्निपथ नौजवान, अग्निपथ उनको उकसाने के लिए वो बयान देती हैं। और अग्निपथ को लेकर के जो बच्चे नाराज या प्रायोजित नाराज हैं, उन पर आग में घी डालने के लिए, बयान देने के लिए वो स्वस्थ हैं।
जबकि रायबरेली जनपद में अभी हमारे बच्चे रायबरेली का नाम करने में मेरिट लिस्ट में टॉपर बच्चे आए हैं। सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे सकती, बधाई नहीं दे सकती, लेकिन आग लगाने का काम सोनिया गांधी कर सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी से, अगर तुम्हारी मां बीमार है तो कम से कम स्वास्थ्य लाभ करे ना, किसको दिक्कत है। लेकिन आप कहते हो बीमार हैं और सोनिया गांधी सरगंगा राम से बाकायदे प्रेस जारी करती हैं और आग लगाने में पीछे नहीं, सबसे आगे हैं। तो उनको हमारे देश के प्रति मोह नहीं है सोनिया गांधी को। वो ये सिद्ध करती हैं कि वो इटालियन हैं और वो एक अंग्रेज हैं। ना उनको हिंदी से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, ना हिंदुस्तान से मतलब है। उनको तो सिर्फ भारत के खिलाफ ही काम करना है। तो मैं समझता हूं इसीलिए सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार का पतन होता जा रहा है कि सोनिया गांधी बीमार बता करके पूरे देश से सिंपैथी लेना चाहती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और स्वयं सोनिया गांधी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं बीमार हूं, क्योंकि वो बयान लगातार दे रही हैं। ठीक बात है जी दुर्गेन जी। दिनेश जी, अदिति सिंह को आपने भतीजी मान लिया कि नहीं? अभी मान लिया है? अब तो वो आपकी पार्टी में आ गई हो। दिनेश जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? दिनेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? हेलो। चलिए, लग रहा कि संपर्क कुछ टूट गया। दिनेश जी, अदिति सिंह को आपने दिल से भतीजी मान लिया कि नहीं मान लिया? अब तो आपकी पार्टी में आ गई हो। कौन? अदिति सिंह विधायक हैं एक आपकी रायबरेली के। जी, अदिति सिंह विधायक हैं। दुर्गेन जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि पीछे का हमारा बयान डिस्कनेक्ट हो। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैंने अभी सारे जी कहिए। मैं ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। हाँ, ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा बयान पूरा वर्जन आ गया था जिस विषय पर आपने सवाल पूछा था। नहीं, पूरा आ गया था। दर्शकों ने, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और आपने पूरा कंप्लीट कर दिया था। दोनों सवालों का जवाब मुझे मिल गया। अगला मेरा सवाल ये है कि अदिति सिंह को आपने, जो वहाँ के सदर के विधायक हैं और स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी हैं, क्या आपने उनको भतीजी मान लिया है? जो कहीं गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं, क्योंकि अब वो आपकी पार्टी के विधायक हैं। नहीं, नो डाउट वो हमारी पार्टी की विधायक हैं और हम दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता वो भी हैं और पार्टी का कार्यकर्ता मैं भी हूं। दोनों कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मतलब भतीजी नहीं माना अभी भी आपने, कार्यकर्ता मान लिया है? नहीं, कार्यकर्ता हम दोनों एक पार्टी के हैं, तो भाई भी हो सकते हैं, भतीजे भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपके तो रिश्ते सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दोनों। ठीक बात है। दिनेश जी, देश में बीजेपी का विकल्प किसको मानते हैं? बीजेपी का विकल्प किसको मानते हैं देश में? कांग्रेस को आप बीजेपी का विकल्प नहीं मानते देश में? और उत्तर प्रदेश में किसे विकल्प मानते हैं? नहीं, बीजेपी कहीं विकल्प है ही नहीं। आप मुझे बता दीजिए, आप खुद समझदार हैं, आप भी हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। बीजेपी का विकल्प ना उत्तर प्रदेश में है और ना ही हिंदुस्तान में है। ना तो मोदी का विकल्प इस देश में है और ना ही योगी का विकल्प इस उत्तर प्रदेश में है। इसमें कोई संदेह नहीं। आज की तारीख में हमसे पूछोगे तो हम भी यही कहेंगे, और अगर सपाइयों से पूछोगे तो चुप्पे वो भी कहेंगे, कांग्रेसियों से पूछोगे तो वो भी चुप्पे कहेंगे कि अभी 10-15 साल कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश प्रताप जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे करोड़ों करोड़ दर्शकों को बहुत सारी अपने विभाग की बात बताने के लिए, तमाम योजनाएं बताने के लिए। मेरी शुभकामनाएं कि जिन योजनाओं को लेकर किसानों की आय को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करने की योजना चल रही है, तमाम जो युवा हैं उनको कम से कम उनके गांवों में ही रोजगार मिल जाए, उनको कम से कम शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। जैसा आपने कहा, बड़ी सुखद तस्वीर आपने दिखाई कि अगर 1 एकड़ में कोई व्यक्ति एक अच्छी खासी राशि 8-10 लाख रुपए साल में कमा सकता है, तो मुझे लगता है कि शहर में आकर उसे किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही।